यहाँ से पौनों के 3 प्रकार हम लोग देखेंगे। पौनों को मुख्य रूप से क्या करते हैं, 3 भागों में हम बांट सकते हैं, ठीक ना। पहला क्या है, सामयिक पौने, दूसरा क्या है, अस्थानीय पौने, और तीसरा क्या है, प्रचलित पौने या ग्रही पौने या सनातनी पौने, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सामयिक पौनों को। सामयिक पौनों में आपकी मानसूनी पौने आती हैं। किस प्रकार की पवन आती है, मानसूनी पवन आती है, ठीक ना। और स्थल समीर और जल समीर या समुद्र समीर, इसकी श्रेणी में आते हैं, ठीक ना। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मानसूनी पौनों को देखेंगे, ठीक है। इस प्रकार की पौने सामयिक पौने कहलाती हैं, जो मानसूनी पौनों की श्रेणी में आती हैं। तो जो ये पौने होती हैं, मानसूनी पौने, इनकी उत्पत्ति कहाँ होती है, ये भी स्थानीय स्तर पर ही कर लें, ठीक है। तो हिंद महासागर में इनकी क्या होती है, उत्पत्ति होती है, ठीक ना। अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो वैसे दुनिया भर के अलग अलग क्षेत्रों में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मानसूनी पौनों की उत्पत्ति होती है और ये पौने क्या करती हैं, चलती हैं, ठीक ना। तो मानसूनी पौने जब भारत में आती हैं तो क्या करती हैं, बारिश कराती हैं, ठीक ना, जिसको कि मानसून के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मानसून जो शब्द है, ठीक है, ये मौसम से बना है। किससे बना है, मौसम। और मौसम जो है आपका अरबी भाषा का शब्द है, ये क्वेश्चन में कई बार पूछ चुका है, ठीक। मानसून किससे बना है, मौसम से, और मौसम क्या है, अरबी भाषा का शब्द है, ठीक ना। तो दक्षिण पश्चिम क्या होता है, मानसूनी पौनों की उत्पत्ति का समय होता है, और दक्षिण पश्चिम से पौने क्या करती हैं, चलती हैं। तो मानसूनी पौने किस दिशा से चलती हैं, दक्षिण पश्चिम दिशा से चलती हैं, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे स्थल समीर की। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि कुछ चीजों को समझ लेते हैं पहले, ठीक ना। जो स्थल समीर होता है, जैसे मान लीजिए कि यह क्या है, धरातल है, ठीक, और यह क्या है, समुद्र है, ठीक, और ये क्या है, धरातल है या स्थल, ठीक ना। ध्यान दीजिए, सूर्य का प्रकाश जब धरती पर पड़ता है तो बराबर रूप से, समान रूप से स्थल और समुद्र पर पड़ता है। तो स्थल ठोस होने के कारण क्या होता है कि जल्दी गर्म हो जाता है। जब स्थल क्या होता है, गर्म हो जाता है, तो गर्म होने की वजह से स्थल की जो ऊपर की जो हवा होती है, जो गैसें मौजूद होती हैं, गर्म होती हैं, तो ये गैसें क्या करती हैं, ऊपर हल्की हो जाती हैं और हल्की होकर के ऊपर चली जाती हैं ये गैसें। तो यहाँ का जो स्पेस होता है वो क्या रहता है, पूरा वैकेंट रहता है, खाली रहता है। और समुद्र की जो ऊपर की जो गैस होती है ठंडी रहती है। क्यों? क्योंकि यह धीरे गर्म होता है। तो समुद्र के ऊपर की अपेक्षा स्थल के ऊपर जो जगह होता है, जब गैसें होती है जल्दी गर्म हो जाती हैं, तो जल्दी गर्म होकर ये ऊपर चली जाती हैं, और इनके अपेक्षा यहाँ की जो गैसें होती हैं ठंडी रहती हैं। तो भाई यहाँ की जब क्या हो गई, गर्म हो गई हवा, ऊपर चली गई, यहाँ का जगह क्या हो गया, खाली हो गया। तो यहाँ की जगह जब खाली हो जाती है तो यहाँ की जगह को भरने के लिए क्या होता है, समुद्र की हवा दौड़ पड़ती है, ठीक है। तो समुद्र के ऊपर से हवा क्या करती है, मतलब जो गैसें होती हैं वो चलने लगती हैं, तो चलने लगते हैं तो उसी को हम पवन बोलते हैं, समीर बोलते हैं, ठीक ना। तो समुद्र से स्थल की तरफ चलती है तो ये क्या होती है, समुद्र समीर इसको बोलते हैं। क्या है ये, समुद्र समीर या जल समीर, ठीक। अब दिन भर ये कार्यक्रम होता है। अब बात करेंगे हम लोग क्या, रात्रि में क्या होता है। रात्रि में होता ये है कि जब सूर्यास्त हो जाता है, जब सूर्य का प्रकाश यहाँ नहीं पड़ता है, तो होता क्या है इस दशा में कि
अब चूंकि यह धीरे धीरे गर्म होता है तो रात्रि में यह ठंडा भी धीमे होता है, ठीक ना। और ये क्या था, जल्दी से गर्म होता है, दिन में स्थल जल्दी गर्म हो जाता है तो ठंडा भी जल्दी हो जाता है। यह नियम है कि जितने जल्दी आप कोई काम करेंगे उसकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही जल्दी मिलेगी। जैसे बिना मेहनत के रातों रात अमीर बन जाइए तो हाँ, अगले दिन क्या होंगे आप, फिर तुरंत वो पैसा हाथ से निकलते क्या होगा, देर नहीं लगेगा। बात समझ रहे हैं। अगर एक ही दिन में आपको कोई चीज़ याद हो जाए या एक ही दिन में कोई चीज़ आपको समझ में आ जाए तो आप जल्दी भूलेंगे भी उसको, और उसको समझने में, याद करने में, कंठस्थ करने में अगर समय लगाएंगे तो उसको लंबे समय तक आपके माइंड में वो रहेगा। ये प्रकृति का नियम है, ठीक है। जो चीज़ आसानी से मिलेगी वो आसानी से आप खो भी देंगे उसको, और जो चीज़ आपको कठिनाई से मिलेगी आप उसको नहीं खोएंगे। उसका मतलब है भाई हम इतना मेहनत किए हैं, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो देखिए अब रात्रि के समय क्या होता है, ये तो रही दिन वाली बात, कब, दिन में, ठीक ना। रात्रि के समय क्या होता है कि एक और यहां बना लेते हैं, यह हो गया स्थल और ये हो गया क्या, समुद्र, ठीक है। रात्रि के समय क्या होता है, स्थल देखिए दिन में जल्दी गर्म हुआ था तो जल्दी ठंडा हो गया, और समुद्र धीमे गर्म हुआ था तो धीमे ठंडा भी होगा। अगर आपको यकीन न हो, ठीक है, तो घर जाइएगा, किसी बर्तन में पानी चूल्हे पे रखिएगा, गैस पे, ठीक है, स्टोव पे, और उसको बहुत, एक गिलास ही पानी हो, और उसको क्या करिए कि बहुत उच्च ज्वाला पे बहुत तेज करके उसको गर्म करिए, ठीक है, और सेम पानी, और फिर उसको रख दीजिए। फिर देखिए वो ठंडा कितने समय में हो रहा है, जल्दी हो जाता है। फिर सेम पानी को, ठीक है, फिर एक ही गिलास पानी लीजिए, उसको धीमी आंच पे गर्म करिए, और जब उसका टेम्परेचर वहां तक पहुंच जाए जहां तक कोले वाले का था तो उसको भी उतार के रख दीजिए, और देखिए वो कब ठंडा हो रहा है। तो जिसको धीमी आंच पर गर्म करेंगे वो क्या होगा, वो देर तक गर्म रहेगा। ये क्यों, क्योंकि उसकी जो लेटेंट हीट होती है, जो गुप्त उष्मा होती है, धीमी आंच पर गर्म करेंगे तो गुप्त उष्मा उसमें बढ़ जाएगी, लेटेंट हीट। बात समझ रहे हैं। जैसे अगर आप किसी चीज को करने में मेहनत ज्यादा लगा रहे हैं तो आपके अंदर एक प्रकार की एनर्जी रहेगी, वो अंदर रहेगी, वो बाहर से किसी को दिखेगा नहीं, समझ गए। और जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे तो फिर वो बार बार रहेगा, एग्जाम में जाके सब भुला जाएंगे। बात समझ आ रही है। तो ये चीज होती है। अब देखिए रात्रि में क्या होता है कि यह जल्दी, यह अभी गर्म ही रहता है तब तक ये ठंडा हो जाता है। तो भाई गर्म है अभी, तो इसकी तो गर्म है तो यहाँ की हवा अभी ऊपर है, और यहाँ तो जल्दी से ठंडी हो गई, तो स्थल के ऊपर की चीजें क्या हो गई, ठंडी हो गई, तो यहाँ की हवा भी क्या हो गई, ठंडी हो गई। तो ठंडी हो गई तो यहाँ की हवा क्या करेगी, तो यहाँ की हवा क्या करेगी, ये स्थल से समुद्र की तरफ चल पड़ेगी। यह कंडीशन है रात्रि में, ठीक है। तो ये क्या करेगी, स्थल से समुद्र की तरफ दौड़ पड़ेगी। क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो इसको क्या बोलेंगे, स्थल समीर बोलेंगे। स्थल से समुद्र की तरफ चलेगी तो स्थल समीर, और समुद्र से स्थल की तरफ चलेगी तो समुद्र समीर। ठीक, यही चीज हम आपको बता रहे थे। पहाड़ों पर जो ताप विलोमता होती है, ठीक है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, जो ताप व्युत्क्रमण होता है वो क्या होता है, पहाड़ों के ऊपर बर्फ पड़ती है, वहां की हवा क्या होती है, ठंडी हो जाती है। तो वहां की हवा ठंडी हो जाती है तो घाटी की हवा अभी गर्म रहती है, तो ठंडी हवा नीचे आने का प्रयास करती है, तो गर्म हवा क्या होती है, ऊपर जाती है। तो ठंडी हवा नीचे आती है और गर्म हवा क्या होती है। अच्छा समझिए, इसको भी समझ लीजिए। ये भी सामयिक पवनों में भी आएगा, उसको बोलते हैं पर्वत समीर। कैटाबेटिक प्रोसेस उसको बोलेंगे, क्या, पर्वत समीर, ठीक ना। पर्वतों के ऊपर की ठंडी हवा क्या करेगी, घाटियों में आएगी, पर्वत समीर। तो घाटियों की गर्म हवा क्या करेगी, पर्वतों के ऊपर जाएगी, तो इसको क्या बोलते हैं फिर, घाटी समीर।
तो पर्वत समीर, घाटी समीर समझ में आ गया। पर्वतों की ठंडी हवा, ऊपर पर्वतों की चोटियों पर बर्फ पड़ा रहता है, तो उस बर्फ, ठंडे बर्फ के संपर्क में आने से वहां की हवा भी ठंडी हो जाती है। हवा ठंडी हो जाती है तो वो नीचे उतर जाती है, भारी हो जाएगी ना तो नीचे उतरेगी, घाटी में आ जाएगी। तो घाटी की गर्म हवा क्या करेगी, ऊपर जाएगी, तो नीचे घाटी में ठंडगी और ऊपर पहाड़ों पर क्या हो जाएगा, गर्मी, गर्म हवा ऊपर जाएगी तो ऊपर पहाड़ों पे गर्म हो जाएगा। तो अब जब घाटी से आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऊपर गर्म हवा है। इसी घटना को क्या बोलते हैं, तापमान की विलोमता बोलते हैं। इसी घटना को क्या बोलेंगे, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, ताप विलोमता। प्रश्न कैसे पूछेगा, मान लीजिए एक लाइन पूछना होगा आपको, अगर नेट की बात करेंगे तो नेट में घटना आपको दे देगा, नेट में पूरी घटना आपको बता देगा उसमें, ठीक है, कि किसी जगह का जो तापमान है, ठीक है, वह तापमान क्या हो रहा है कि नीचे से ऊपर जाने पे बढ़ रहा है। तो बताइए यह प्रोसेस या यह घटना क्या कहलाती है, तो ताप विलोमता कहलाती है। ताप व्युत्क्रमण भी इसको बोलते हैं। अच्छा, विलोमता क्योंकि सामान्यतः होता क्या है, हम ऊपर जाते हैं तो तापमान कम होता है। सामान्य रूप से आप धरती से ऊपर जाइए तो क्या होगा, गैसों का जो सघनता है ये कम होता चला जाएगा, तो हम ऊपर जाएंगे तो तापमान क्या होगा, कम होगा। लेकिन घाटियों में ऐसा नहीं होता, तो इसी को क्या बोलते हैं, ताप विलोमता। ठीक, ये पूछेगा नेट में। अब बात कर लीजिए पीजीटी में क्या पूछेगा, पीजीटी में पूछेगा कि अच्छा बताइए, जो पहाड़ों पे फसलें उगाई जाती हैं, पहाड़ों पर जो फसलें उगाई जाती हैं, ये फसलें घाटियों में न उगा के पहाड़ों के ऊपर क्यों उगाई जाती हैं, बहुत ऊपर भी नहीं लेकिन मिड में। तो उसका कारण क्या है कि पहाड़ों के ऊपर थोड़ी सी गर्मी रहती है, बहुत ऊपर नहीं, कुछ ऊपर, ठीक है। तो वह गर्मी क्या करती है, फसलों को पाले से बचा देती है, पाला नहीं लगता है फसलों में, ठीक है। उसका कारण क्या है, ताप विलोमता। ठीक, एक और कंडीशन होती है, जब ऊपर से ठंडी हवा आ रही होती है और नीचे से गर्म हवा जा रही होती है, तो दोनों क्या करते हैं, कंडेंसेशन कर देते हैं। लेकिन अच्छी तरीके से जब कंडेंसेशन नहीं होता तो वहां पे कोहरा बन जाता है, धुंध बन जाता है, ठीक ना। तो जब धुंध बन जाता है तो क्या होता है, वो अब फसलों के ऊपर छा जाता है, तो सूर्य से आने वाली तेज किरणें क्या होती हैं, फसलों को नुकसान नहीं पहुंचा पाती हैं। समझ गए। तो इस तरीके से इसका क्या है, कॉन्सेप्ट है। तो ये बात समझ में आ गई। तो पर्वत समीर, घाटी समीर, असल समीर, समुद्र समीर और मानसूनी पौने क्या है, सामयिक पौनों की श्रेणी में आती है। स्थानीय पौने कुछ ऐसी पौने हैं जो स्थानीय स्तर पर चलती हैं और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग नामों से जानते हैं, ठीक ना। इसको हम लोग स्थानीय पौनों को भी डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। प्रचलित पौने, ग्रही या सनातनी पौने, ठीक है। इन प्रचलित पौनों में, ठीक ना, इन प्रचलित पौनों में आपका पहले नंबर पर आएगा डोलड्रम या विषुवत रेखीय पछुआ पवन, विषुवत रेखीय पछुआ पवन। अब डोलड्रम का इलाका कितना होता है, यहां से ये कॉन्सेप्ट आपको समझने की जरूरत है। जो डोलड्रम का इलाका होता है वो होता है कितना, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ, ठीक। डोलड्रम इलाके के बाद एक इलाका आता है, वह होता है क्या, उपोष्ण उच्च दाब। और इसके बाद एक इलाका होता है उपध्रुवीय, उपध्रुवी निम्न दाब, और एक होता है ध्रुवी। इधर भी वही सेम कंडीशन होती है, ठीक ना। तो हमने आपको बताया था कि जो डोलड्रम होता है यह शांत वायु दाब पेटी होती है और यहाँ निम्न दाब होता है। शांत वायु दाब पेटी और निम्न दाब होता है, क्लियर। होता क्या है कि जितना सूर्य का प्रकाश, इतनी गर्मी ज्यादा रहती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है कि यहाँ की हवा गर्म हो गई,
जब गर्म हो जाती है तो यहाँ की हवा क्या होती है, ऊपर चली जाती है। तो यहाँ की हवा जब ऊपर चली जाती है तो इन दोनों ऊपर जाके ऊपर चली गई। कोरियालिस बल के प्रभाव में यह उत्तरी गोलार्ध में दाएं और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं घूम जाती है। ठीक, तो अब ऊपर जाकर के हवा क्या हो जाती है, तापमान रहता नहीं है, तो ऊपर जाके वही हवा ठंडी हो जाती है। तो ठंडी होकर के तेजी से नीचे आती है, तो वही हवा ऊपर जाके ठंडी हो जाती है और ठंडी होकर के तेजी से नीचे आती है। तो तेजी से नीचे आती है तो उपोष्ण उच्च दाब वायु पेटी में यह आती है। ठीक ना, जो कि 25 से 35 था हमने आपको बताया। ठीक, इसीलिए इस क्षेत्र में उच्च दाब हो जाता है, हवा आती है और उच्च दाब हो जाता है। लेकिन क्या यह क्षेत्र पूरी तरीके से खाली रहता है? नहीं, वह हवा जब नीचे आती है तो देखती है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो धरातली पौने हैं, मतलब ऊपर नहीं, धरातल के थोड़ा ऊपर जगह खाली है, तो वही हवा वापस क्या करती है, वही हवा वापस क्या करती है, घूम जाती है और जा करके विषुवत रेखीय पछुआ, ये पश्चिम की तरफ से बहना शुरू होती है। ठीक है, इधर से जाती है। ठीक है, इधर से जाती है, तो विषुवत रेखीय पछुआ पवन इसी को कहते हैं। यही बारिश कराती है विषुवत रेखा पर। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो इस प्रकार से एक सेल का निर्माण होता है, एक कोशिका का निर्माण हो जाता है, और इसी कोशिका को क्या बोलते हैं, हेडली कोशिका। ध्यान रखिएगा, यही हेडली कोशिका है। हेडली सेल, क्लियर? इसी को हेडली सेल बोलते हैं। एक बार और समझ लीजिए, इसको ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ की हवा क्या हुई, डोलड्रम की गर्म हो गई, गर्म होकर के क्या हुई, ऊपर चली गई, ऊपर गई तो ऊपर क्या हुआ, ठंडा हो गया, ठंडा हो गया तो नीचे आया, नीचे आया तो इस क्षेत्र में आया, इस क्षेत्र में आया। ठीक, लेकिन इसने देखा कि विषुवत रेखा के ऊपर का क्षेत्र जो खाली पड़ा है, तो वह ठंडी हवा क्या की, फिर इस दिशा को भरने का प्रयास किए, ऐसे। ठीक, इधर से ये ऐसे भरने का प्रयास की और जा करके बारिश कराई, फिर गई। लेकिन भाई मौसम तो बहुत गर्म है वहाँ, वही हवा फिर गर्म हुई, फिर गर्म होकर ऊपर गई, फिर वही प्रोसेस पूरा चला। तो इस प्रकार से जिस सेल का निर्माण हो रहा है उसी को हम बोलते हैं हेडली सेल, हेडली कोशिका। क्लियर? तो बताएंगे कैसे। उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी से हवा गर्म होकर के ऊपर जाती है और उपोष्ण उच्च दाब वायु पेटी पर वापस नीचे आती है, और यहां से फिर क्या करती है, निम्न वायुदाब पेटी की तरफ बढ़ जाती है। इस प्रकार से जिस सेल का निर्माण होता है वह सेल क्या होती है, हेडली सेल होती है। हेडली महोदय ने इसके बारे में बताया कि ऐसी घटना घटती है, इसलिए उनके नाम पर क्या पड़ गया, हेडली सेल इसको बोला जाने लगा। ठीक, फेरल महोदय भी हुए। फेरल महोदय ने क्या कहा, उत्तरी गोलार्ध में दाएं और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं। इस तरीके से एक हवा ऐसी होती है जो उपोष्ण उच्च दाब से, उपोष्ण उच्च दाब से क्या होती है, ये ध्रुवीय निम्न दाब है, तो उच्च दाब से हवा क्या करेगी, निम्न दाब की तरफ बढ़ेगी ना, बोलिए। तो इसको क्या बोलते हैं, फेरल सेल बोलते हैं, फेरल की कोशिका। तो दोनों समझ में आ गया, फेरल कोशिका इसको बोलते हैं। ठीक ना, इधर भी भाई उच्च दाब होगा तो उच्च दाब से हवा क्या करेगी, निम्न दाब की तरफ जाएगी। ठीक ना, पानी जहां ज्यादा होगा और जिधर कम होगा, जिधर दाब कम होगा उधर न बढ़ेगा। तो हवा भी क्या है, कोई भी चीज ऐसे ही है। ठीक ना, कोई भी चीज क्या है, ऐसे ही है। बस में अगर 100 लोग भर जाएं तो आधे लोग क्या करेंगे, मतलब जो खिड़की के पास रहेंगे और खिड़कियां से बना मुड़ी निकाल लेंगे। तो जिधर दाब कम होगा उधर क्या करेंगे, हवा। रोड पर आप चल रहे हैं, रोड पर क्या है, सघनता है। रोड पर सघनता होती तो आप क्या करते हैं, कोई गाड़ी बस आ रहा है और जाम लगने वाला है तो आप क्या करेंगे, रोड के किनारे हो जाएंगे। तो जिधर कम दाब होगा आप उधर भागेंगे ना। तो निम्न दाब जिधर होगा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ वस्तुएं चलेंगी। ठीक ना, क्लियर हो गया ये।
तो ये हो गया डोलड्रम या विषुवत रेखीय पछुआ पवन। ठीक, दूसरा होता है पछुआ पवने, पछुआ पवन कहते हैं ना, पछुआ पवन। तो ये पछुआ पवन क्या होती है? तो देखिए, ये भी फेरल कोशिका से ही इसको समझ लीजिए कि उपोष्ण उच्च दाब वायु पेटी से, ठीक है, उपोष्ण उच्च दाब वायु पेटी से क्या करती है, किधर की तरफ जाती है? उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी की तरफ जो हवा चलती है उसी हवा को बोलते हैं क्या? पछुआ पवन। ठीक ना, उसी को क्या बोलते हैं? पछुआ पवन बोलते हैं। क्लियर? तो अब देखिए, उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी, उपोष्ण उच्च दाब वायु पेटी या उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी, बात एक ही है। तो यह कितने डिग्री से कितने डिग्री अक्षांशों तक है? उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी कितने डिग्री से कितने डिग्री अक्षांशों तक है? 25 से 35। और उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी कितने अक्षांशों तक है? ये 25 डिग्री टू 35 डिग्री। ठीक, और ये 60 डिग्री टू 70 डिग्री, उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिणी अक्षांश। ठीक, बात समझ में आ गई? तो ये पछुआ पवनें चलती हैं। ठीक ना, उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी को हम अश्व अक्षांश के नाम से भी जानते हैं। तो ये पछुआ पवन इधर से क्या की, इधर की तरफ चलने लगी। ठीक ना, इधर से इधर चल रही है, बताइए भाई। ठीक, तो इसके अंदर आपको 3 अक्षांश मिलते हैं। ठीक, कौन कौन सा मिलेगा? 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री। तो इन अक्षांशों पर हवा बहुत तीव्र होती है, बहुत तेज होती है। तो इसीलिए 40 डिग्री अक्षांश पर जो पछुआ पवन होती है उसको क्या बोलते हैं? गरजता चालीसा। ये हम बता भी चुके हैं आपको। ठीक है, 50 डिग्री अक्षांश पे प्रचंड पचासा, 60 डिग्री अक्षांश पे चीखता साठा, और तेज। हाँ, उससे और तेज। सबसे पहले मतलब वो 40 हाँ, ठीक ना, गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साठा। ठीक है, ये एग्जाम में पूछता है। ठीक है, हाँ, तो इसको क्या करना है, आपको याद रखना है। ठीक, तो नेट में इसे थोड़ी पूछेगा कि कितने डिग्री अक्षांश पे गरजता चालीसा है, तो 40 से 40 पे मार ही देंगे। ये पूछेगा उत्पत्ति का कारण, तो आप यही बताएंगे उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी की तरफ जो पछुआ पवनें चलती हैं वह 40 डिग्री अक्षांशों पर जाकर के 50 पे जाके 60 पर जाकर के क्या होती हैं? अति उच्च और तीव्र हो जाती हैं। ठीक है, और यह देखिए, उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी के नीचे ध्रुवीय वायु दाब पेटी होती है। ध्रुवीय, इसके नीचे भी क्या होती है? यहाँ पे ये ध्रुवीय होता है ना, दिख नहीं रहा होगा उसमें। ठीक है, यहाँ क्या होता है? ध्रुवीय होता है। तो ध्रुवीय वायु दाब पेटी से क्या करती है? देखिए, ये मान लीजिए कि आपका उपोष्ण उच्च कटिबंधीय हो गया, उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी, बीच में क्या हो गया? उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी, और उसके नीचे क्या हो गया? ध्रुवीय उच्च दाब। तो हुआ क्या? ध्यान दीजिए, ये उच्च दाब, ये निम्न दाब और ये उच्च दाब। तो इधर से भी उच्च दाब और इधर से भी उच्च दाब, तो दोनों तरफ से हवा कहाँ जाएगी? इस क्षेत्र में आएगी। इसीलिए इस प्रकार के खतरनाक पवनों की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक ना, क्लियर हुआ? अच्छा, ध्यान दीजिए, ये जो पछुआ पवनें होती हैं, पछुआ पवनों का विस्तार 40 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री तक सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन आया हुआ है।
इसको ध्यान दीजिएगा। पछुआ पवनों का विस्तार, सबसे प्रचंड पछुआ पवन 40 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री तक के अंदर में चलती हैं। क्लियर? तो पछुआ पवन क्या होती है समझ में आ गया। पछुआ पवन क्या होती है सुन लीजिए। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की तरफ चलने वाली पवन को ही पछुआ पवन कहते हैं। ठीक। और इसके बाद एक और है जेट स्ट्रीम। वो क्या है? जेट स्ट्रीम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या है समझ लीजिए उसको। वो भी क्या है? प्रचलित पवन में ही है। ठीक है, इसी को व्यापारिक पवनें भी कहते हैं। इसी में आती हैं क्या? इसमें प्रचलित पवनों में व्यापारिक पवनें भी आती हैं, ट्रेड विंड्स जिनको बोलते हैं। ठीक ना, क्योंकि सर्वाधिक व्यापार क्या होता है? इन्हीं हवाओं के माध्यम से होता है। हमने बताया ना कि इसमें चलना आसान होता है, लेकिन जब इस पेटी को क्रॉस करते हैं जो जहाज, उनको चलने में मुश्किल होती है। तो इसीलिए उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी में पहले घोड़े क्या किए जाते थे? फेंके जाने लगते थे, जहाजें फंस जाती थी। ठीक है, तो अश्वों को, घोड़ों को फेंक दिया जाता था जहाजों को हल्का करने के लिए, उनका वेट हल्का हो जाता था। तो इसीलिए इसको अश्व अक्षांश बोला गया। ठीक, तो व्यापार ज्यादातर उसी पेटी में होता है। अब हम लोग बात करेंगे इसी में क्या है? जेट प्रवाह या जेट स्ट्रीम। यह एक कॉन्सेप्ट है, इसको समझना आपको बहुत जरूरी है। देखिए, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी के ऊपर, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी के ऊपर यानी कि 40 डिग्री अक्षांशों तक, 40 डिग्री अक्षांशों तक नॉर्थ में और 40 डिग्री अक्षांशों तक साउथ में, क्षोभ सीमा के पास में, मतलब कि धरातल से ऊपर। कहां पर? क्षोभ सीमा के पास में। क्षोभ सीमा जानते हैं ना? क्षोभ मंडल के ऊपरी परत। ठीक है, जिसको ट्रोपोपाज बोलते हैं, क्षोभ सीमा बोलते हैं। तो क्षोभ सीमा के पास में क्या होती है? जेट स्ट्रीम चलती है। यह लहरदार हवाएं होती हैं। ठीक है, कैसी हवाएं होती हैं? लहरदार हवाएं होती हैं। इनकी 1947 में रासबी नामक एक विद्वान हुआ करते थे। कौन? रासबी। 1947 में उन्होंने क्या किया? इसको जेट स्ट्रीम नाम दिया और इसकी व्याख्या की। पता कैसे चला इस हवा का? यह हवा करती क्या है? तो यह हवा जेट स्ट्रीम भी क्या है? जेट स्ट्रीम जो, ये देखिए यहां हमने आपको बताया कि निम्न वायुदाब पेटी से हवा गर्म होती है तो ऊपर जाती है, और उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी पर नीचे वापस आती है। तो जब ये हवा ऊपर जाती है तो ऊपर जाकर के बहुत तेजी से नीचे आती है। ठीक है, तो भैया हो क्या रहा था? प्रथम युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में हवाई जहाजों का प्रयोग तो हुआ नहीं, तो द्वितीय विश्व युद्ध में हवाई जहाजों का प्रयोग हुआ। तो जब पायलट जाते थे तो उनकी जहाज अचानक ऊपर आ जाते थे, तो उनकी जहाजें अचानक नीचे जाने लगती थी। तो समझते भाई क्या हो रहा है? कई प्लेन इस तरीके से क्रैश भी हो जाते थे। ठीक है, तो लोग सोचते थे मतलब दुश्मन के पास ऐसा कौन सा हथियार हो गया कि कुछ कर नहीं रहा है, चुपचाप जहाज हम लोग के नीचे चली जा रही, डाउन हो जा रही है। ठीक है, तो बड़ा परेशान हुए सब कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ और 1947 में 2 साल बाद क्या हुआ कि रासबी नामक विद्वान ने इसकी व्याख्या की। कहा कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, और वहां जेट स्ट्रीम मतलब वहां पर जेटों को अपनी दुगनी रफ्तार लगानी पड़ती थी उस क्षेत्र से निकलने के लिए। तो इस प्रकार की हवाओं को क्या बोला गया? जेट स्ट्रीम नाम दिया गया। जेट किसको बोला जाता है? फाइटर जेट, लड़ाकू विमानों को फाइटर जेट बोला जाता है। ठीक, उसी से संबंधित नाम है या क्या? जेट स्ट्रीम। ठीक ना, लहरदार हवा है, नीचे लेके आ रही है, मतलब उड़ के ऊपर गया नीचे लेके, तो आप ईंधन भी ज्यादा लगता था, ईंधन भी बहुत ज्यादा लगता था भाई, अगेंस्ट उसके जाना पड़ता था ना। कहाँ हमको ऊपर जाना है और लेके गया नीचे आ रहा है, समझ रहे हो? तो उसका नाम क्या हो गया? जेट स्ट्रीम। तो बड़ा परेशान थे सब द्वितीय विश्व युद्ध में। तो बाद में चल करके इसकी व्याख्या की गई, समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके से जेट स्ट्रीम। हाँ, एक क्वेश्चन आपसे और पूछेगा कि बताइए जेट स्ट्रीम किस किस को प्रभावित करता है?
तो जेट स्ट्रीम आपके मानसून को भी प्रभावित करता है, ठीक। जेट स्ट्रीम तड़ित झंझा को भी प्रभावित करता है, मतलब ओलावृष्टि को भी प्रभावित करता है। तो जितनी मौसमी घटनाएं हैं, इन मौसमी घटनाओं को जेट स्ट्रीम प्रभावित करता है, ठीक ना, क्लियर है। तो ये चीजें हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे किसको, स्थानीय पवनों को। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारी स्थानीय पवनें हैं और स्थानीय नामों से जानी जाती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब उसको देखेंगे और समझेंगे, ठीक ना, ये चीज। देखो ध्यान दो, तो यहाँ से जितने भी स्थानीय पवनें हैं, इन स्थानीय पवनों को एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे और समझेंगे, ठीक ना। तो ध्यान देना है इसको, स्थानीय पवनों को। देखिए स्थानीय पवनों में क्या है कि एक पवन आपकी सबसे पहले क्या, फान, ठीक ना। फान जो पवन है यह आल्पस क्षेत्र में चलती है। कहाँ चलती है, आल्पस, ठीक ना, यूरोप की गर्म हवा है। देखिए ये इधर जितने भी लिखे हैं ये सब क्या है, गर्म हवाएं हैं, ठीक। और इधर वाली ये सब क्या है, ठंडी हवाएं हैं, ठीक है। हमने सबको क्या किया है, अलग अलग लिख लिया है, ठीक। तो देखिए फान क्या है, यहां पर पड़ता है यूरोप के क्षेत्र में आल्पस पर्वत, ठीक। ध्यान दीजिए, इधर समझ लीजिए पहले, यूरोप के क्षेत्र में इधर पड़ता है आल्पस पर्वत। फान हवा क्या करती है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र के पास से क्या करती है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा भूमध्य सागरीय क्षेत्र को ऐसे बनाते हैं, ठीक ना। तो ये है आल्पस, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से क्या करती है, आल्पस के दक्षिणी भाग में बारिश करते हुए, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं। और इसके इधर क्या है, नॉर्थ, और इधर क्या है, साउथ, इधर क्या है, ईस्ट, और इधर क्या है, वेस्ट। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। तो यूरोप में आल्पस पर्वत की उत्तरी ढालों पर, यूरोप में आल्पस पर्वत की इस ढाल पे, उत्तरी ढाल पे, ये पर्वत आल्पस है, इसके इधर, ठीक है। यह फान हवा जब नीचे उतरती है तो इसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि यह दबाव में आकर के गर्म हो जाती है, और गर्म हो जाती है तो आल्पस पर्वत के बर्फ को पिघला देती है। तो आल्पस पर्वत के बर्फ को पिघला देती है, तो पिघलाने से क्या होता है कि वहां बर्फ पिघल करके पानी जो जाता है तो वहां घासें उगाती हैं। क्या उगाती हैं, घासें, फान हवा के कारण। तो वहां अच्छे अच्छे चारागाहों का निर्माण होता है। सबसे ज्यादा प्रभाव इसका पड़ता है स्विट्जरलैंड देश में, ठीक ना, क्लियर। दूसरे नंबर पर बात करेंगे चिनूक की। तो यहाँ उत्तरी अमेरिका व कनाडा में राकी पर्वत, ठीक है, जो राकी पर्वत है, राकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर बहने वाली हवा है, जो दक्षिण, ये उत्तरी अमेरिका के कोलोराडो से, यहां से लेकर के कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक, यहां तक ये क्या है, राकी पर्वत है। राकी पर्वत के पश्चिमी भाग में यह खूब बारिश कराती है, और जब यह पूर्वी ढाल पे जाती है तो पूर्वी ढालों पर फिर यह क्या हो जाती है, ये भी प्रेशर में आकर के गर्म हो जाती है, गर्मी हवा है वैसे तो ये, ठीक है। और क्या करती है कि यहाँ के जो हिम होता है, जो बर्फ होता है, ठीक ना, इधर से ये इधर की तरफ चलती है, ठीक। तो जो राकी पर्वत के पूर्वी ढाल पे, इधर ईस्ट है, पूरब, इस साइड में क्या करती है, ये पहाड़ों पर जमी बर्फ को पिघला देती है। तो पहाड़ों पर जमी बर्फ को पिघला देती है, तो वही बर्फ क्या होता है, जब उधर के मैदानों में जाता है तो वहां की मिट्टी नमी हो जाती है। वहां की मिट्टी नम हो जाती है तो उसी की जुताई करके वहां गेहूं की बुआई होती है, ठीक है। तो गेहूं बुआई के लिए चिनूक हवा क्या करती है, इसका काम करती है, ठीक ना। उसके बाद क्या है, लू।
लू क्या है, सामान्यतः दक्षिण एशिया में, ठीक है, खासकर भारत में चलने वाली गर्म हवा है। इसका टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यह अत्यंत ही कष्टदायी और जानलेवा हवा है जो गर्म हवा की श्रेणी में आती है। दक्षिण एशिया में मतलब भारत और इस क्षेत्र में चलती है। क्लियर? यह जान भी ले लेती है लोगों की, इतनी तेज होती है। इससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं, खिड़कियों वगैरह पे खसखस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, खसखस का मतलब जैसे कुछ लगा देते हैं जिससे क्या हो, वो होता है हाँ गर्म हवा अंदर ना आए। ठीक ना, होता है ना कि चाहे पर्दा लगा दें चाहे कोई, उससे थोड़ा कमी होता है। ठीक है, हरमट्टन जो अगली हवा है वो क्या है, हरमट्टन। हरमट्टन जो है ये दक्षिण अफ्रीका, ये सॉरी हरमट्टन अफ्रीका महाद्वीप में चलने वाली हवा है। हरमट्टन को डॉक्टर पवन भी कहते हैं। हाँ, डॉक्टर पवन कहते हैं। ये है एटलस पर्वत श्रेणी और ये है सहारा का मरुस्थल। यहां से हवा, और ये है गिनी तट। क्या है, गिनी तट। सहारा में यह हवा उठती है, बहुत गर्म रहती है, चूंकि मरुस्थल है तो बहुत गर्म हवा है। वहां से जब चलती है इधर समुद्र तटीय क्षेत्र में गिनी के तट पे आती है। ठीक ना, अब गिनी के तट का मौसम इस तरीके से होता है कि उष्ण और आर्द्र है। उष्ण आर्द्र मौसम में आलस होता है, तो लोग एक्टिव नहीं होते हैं। लोग एक्टिव नहीं होते हैं तो बीमारियां होती हैं। ठीक ना, आप अनुभव करके देखिए। आज अभी बारिश जैसा मौसम आर्द्र हो जाए, बादल वगैरह टाइप का लग जाए, ठीक है, उस आर्द्र मौसम हो जाए तो आप भी आलस करेंगे, अरे बदन दर्द कर रहा है तो ये है तो वो है, ठीक है, काम करना नहीं चाहेंगे तो आलस आएगा। आलस होगा तो क्या होगा, बीमारियां आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आप बीमार पड़ना शुरू हो जाएंगे। देखिए ना, बारिश का मौसम जब स्टार्ट होने वाला होता है तो गर्मी और बारिश का मौसम स्टार्ट होने वाला होता है, या एक दो बारिश भी हो जाती है तो उष्ण आर्द्र मौसम हो जाता है, उसमें बीमारियां फैलती हैं। तो ये हवा क्या करती है, जब आती है गर्मी लेकर के तो पूरे इलाके को क्या कर देती है, एकदम सुहावना बना देती है। ठीक है, तो लोगों की बीमारियां, अगर लोग सुहावना हो जाता है तो लोग क्या सदाबहार होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इस हवा को क्या बोलते हैं, डॉक्टर पवन भी कहते हैं। यह अफ्रीका में चलने वाली हवा है। ठीक, बर्ग दक्षिण अफ्रीका से में हवा चलती है। दक्षिण अफ्रीका के बीच भाग से तटवर्ती क्षेत्रों की तरफ ये क्या करती है, हवा चलती है। ठीक है, इस हवा का नाम क्या है, बर्ग। यह भी एक गर्म स्थानीय पवन है। सिनूम अरब के सहारा मरुस्थल में, ये रहा अरब। ठीक, अरब और मिस्र इन क्षेत्रों में ये पूरी हवा क्या करती है, सिनूम चलती है। ठीक ना, ये भी गर्म हवा है। काराबुरान मध्य एशिया के तारिम बेसिन से, ये है आपका मध्य एशिया। इस मध्य एशिया के तारिम बेसिन में चलने वाली हवा है कौन, काराबुरान। ठीक, काराबुरान एक अत्यंत धूल भरी हवा है, रेत धूल लेकर के चलती है, और जब ये चलती है तो पूरा क्या हो जाता है, विजिबिलिटी रहती ही नहीं है, विजिबिलिटी नहीं रहती, दृश्यता कम हो जाती है, साफ दिखाई नहीं देता है जब यह हवा चलती है। तो ठीक है, तो इस हवा को क्या बोलते हैं, काराबुरान। ठीक है, यह भी एक गर्म हवा है। उसके बाद सिराको, देखिए ये है भूमध्य सागर और ये है सहारा का मरुस्थल। तो सहारा के मरुस्थल से क्या करती है कि हवा गर्म होकर के भूमध्य सागर की ओर चल पड़ती है। तो भूमध्य सागर की तरफ जब हवा ये वाली चलती है, ठीक ना, तो यहां से रेत धूल वगैरह उठा के ले जाती है और इटली के क्षेत्र में उस रेत और धूल को छोड़ देती है। सिसिली द्वीप पर इटली में, ठीक है, वह रेत और धूल को छोड़ देती है। वही रेत और धूल जब इटली में जाता है तो रेड रेड दिखाई देता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, रक्त कहते हैं। इटली में रक्त की बारिश हो रही है, ठीक है, हाँ, रेड ब्लड रेन हो रहा है। ठीक, वह धूल कर इटली में जाकर के गिरता है, यहाँ से सहारा के क्षेत्र से उठ करके। ठीक, इसके बाद जो अगली हवा है वह ब्लैक रोलर है। यह उत्तरी अमेरिका और कनाडा के इस क्षेत्र में चलती है। ठीक, यह भी एक क्या है, गर्म हवा है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी मरुस्थल से चलने वाली गर्म हवा क्या है, ब्रिकफील्डर। पश्चिमी क्षेत्र में यहां से हवा चलती है। ठीक है,
इसका नाम क्या है, ब्रिक फिल्डर है, यह भी एक स्थानीय हवा है। ठीक है, सांता आना, ठीक ना, कैलिफोर्निया के, यहाँ पड़ता है आपका कैलिफोर्निया, ठीक ना, कैलिफोर्निया के क्षेत्र में चलने वाली हवा क्या है, सांता आना। यह पठारी भूमि से कहाँ आती है, समुद्री क्षेत्र की तरफ आती है। इस हवा का क्या नाम है, सांता आना। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में, अमेरिका देश में कैलिफोर्निया राज्य में चलने वाली एक स्थानीय गर्म पवन है। ठीक, इसके बाद जोंडा। जोंडा कहाँ चलती है, अर्जेंटीना में। दक्षिण अफ्रीका के एक देश अर्जेंटीना में यह हवा चलती है। क्या नाम है इसका, जोंडा। ठीक, इसके बाद कोयम्बेड, इंडोनेशिया में चलती है। यहाँ पर पड़ता है आपका क्या, इंडोनेशिया। ठीक, इंडोनेशिया में चलने वाली हवा क्या है, कोयम्बेड। यह गर्म हवा है। यह जब चलती है तो तंबाकू की फसलों को नष्ट कर देती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। कोयम्बेड को किस लिए फेमस है, इंडोनेशिया में जब चलती है तो क्या कर देती है, तंबाकू की फसलों को, ठीक है ना, गांजा तंबाकू को नष्ट कर देती है। ठीक, वनस्पतियां झुलस जाती हैं। ठीक है, ये चीज है। ठीक, वृक्षों के जो तने होते हैं वो फट जाते हैं। ठीक है, तो बहुत खतरनाक हवा है। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में चलने वाली हवा है। कहाँ चलती है ये, न्यूजीलैंड में। ठीक है, इसका प्रभाव कभी कभी भारतीय उपमहाद्वीप पर भी देखने को मिलता है। तो जब भारतीय उपमहाद्वीप पर नॉर्वेस्टर चलती है, ठीक ना, तो बारिश कराती है। ठीक, गोरिच। गोरिच एक हवा है जो आपका ईरान के क्षेत्र में चलती है। ठीक, बाग्यो एक गर्म हवा है जो फिलीपींस के क्षेत्र में चलती है। फिलीपींस यहाँ पे इस क्षेत्र में चलती है। ठीक, कौन, बाग्यो। ये भी एक क्या है, स्थानीय हवा है। ठीक ना, इसके बाद कुछ ठंडी हवाएं हैं, जैसे मिस्ट्रल, फ्रांस में चलने वाली एक हवा है। कौन, मिस्ट्रल हवा है। ये भी खतरनाक हवा है। यह क्या करती है, यह हवा जब चलती है तो फ्रांस में वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाती है। किस प्रकार से नुकसान पहुंचाती है, पाला मार देता है। क्योंकि यह ठंडी हवा है, जब चलती है ठंडी हवा तो उष्ण को, आर्द्रता को, क्या मतलब वहाँ की जो गर्म स्थिति होती है उसको सोख लेती है, वहाँ पूरा ठंडी ठंडी कर देती है। तो फसलों को क्या होता है, पाला मार देता है। ठीक ना, बोरा आपका यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक सागर पर, एड्रियाटिक तट पर चलने वाली हवा क्या है, बोरा। यूगोस्लाविया किस लिए फेमस है, जिसको स्लोवेनिया के नाम से जानते हैं, कास्ट प्रदेशों के लिए फेमस है। ठीक ना, बुरान क्या है, रूस और साइबेरिया में चलने वाली हवा है। रूस और साइबेरिया इस क्षेत्र में चलने वाली हवा है। यह हवा क्या करती है, जब इस हवा में बर्फबारी होने लगती है, मतलब बर्फ के कण, हिम के कण जब इस हवा में मिल जाते हैं तो इस हवा को क्या बोलते हैं, पूर्गा के नाम से जानते हैं। ठीक, ये भी आप ध्यान रखेंगे। कौन, बुरान। ठीक, पैम्पेरो क्या होता है, पैम्पेरो जो है अर्जेंटीना, कहाँ चलती है ये, अर्जेंटीना में चलने वाली हवा है, जिसको ये पंपास घास के मैदान में चलती है। ठीक ना, इसी के नाम पर इसको पैम्पेरो बोलते हैं। बाइज एक हवा है जो दक्षिणी फ्रांस में चलती है, स्थानीय पवन है। केप डॉक्टर दक्षिण अफ्रीका में चलने वाली पवन है। इसको टेबल क्लॉथर भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में जो पर्वत घाटियां हैं, पर्वतों के ऊपर बादलों का निर्माण कर देता है, इसलिए इस हवा को क्या बोलते हैं, टेबल क्लॉथर भी बोलते हैं। ठीक, किसको, केप डॉक्टर को। अगली जो हवा है वो है आपका ट्रामोंटाना भूमध्य सागरीय क्षेत्र में चलने वाली ठंडी हवा है। ठीक, ये हवाएं अपने अपने हिसाब से ही चलती हैं, सीजन वाइज। ठीक है, जैसे लू क्या होती है, लू हम लोग क्या ठंडी में नहीं चलती, वैसे ही ये हवाएं भी हैं। दक्षिणी बस्टर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली क्या है, हवा है, दक्षिणी बस्टर। इन गर्म और ठंडी हवाओं के अलावा कुछ और हवाएं भी हैं जिनको आपको याद रखना है, जैसे कि लेवेंटे फ्रांस में चलने वाली एक स्थानीय पवन है। जूरन स्विट्जरलैंड में चलने वाली स्थानीय पवन है, जूरा पर्वत के सहारे चलती है। हबूब सूडान में चलने वाले स्थानीय पवन है। ठीक, फ्राइजेम ब्राजील में चलने वाले स्थानीय पवन है। फ्राइजेम याद रखेंगे आप। विली ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली स्थानीय पवन है। ठीक ना,
उसके अलावा 120 दिन की पवन ईरान में चलती है। सिस्टन को याद रखेंगे आप, ईरान का एक प्रदेश है सिस्टन, उस सिस्टन में जो है लगातार गर्म हवा 2 महीने चलती है, जिसको 120 दिन की पवन कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, सिस्टन याद रखेंगे। पापागयो मैक्सिको में चलने वाली ठंडी हवा है। ठीक है, पापागयो, क्लियर। तो ये रहे कुछ स्थानीय पवनें। ठीक है, इन पवनों के अलावा कुछ तूफानी पवनें भी हैं। ठीक है, कुछ चक्रवाती पवनें भी हैं। ठीक ना, जैसे कि टार्नेडो, टाइफून। ठीक है, तो आगे जब अगले क्लास में हम आपको जब बताएंगे क्या चक्रवात वगैरह जब पढ़ाएंगे, तो टार्नेडो, टाइफून और ऐसी कुछ और तूफानी और मतलब मिस्टीरियस हवाओं को बताएंगे। ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा क्या होती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं।